डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ऑनलाइन ही देखना प्लीज़ गाइस। तो देखो, प्रश्नावली 6.2 को करने से पहले आपको प्रमेय 6.1 और 6.2 अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, और ये प्रमेय 6.1 है, इसका प्रूफ भी मैंने करा रखा है, और 6.2 का, और एग्ज़ाम में प्रमेय 6.1 को प्रूफ करने के लिए भी आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसे हम थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रूफ करना मैंने सिखा रखा है, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो जो प्रमेय 6.1 और 6.2 क्या कहती है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.9 का दूसरा नाम क्या है? थेल्स की प्रमेय, क्या थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, देखो मैं चीज़ों को रटवा नहीं रहा हूँ, आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दे दो ABC। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, और उस त्रिभुज की किसी भी एक रेखा के समांतर, जैसे मान लो कि ये एक रेखा है, इस रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा है, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होनी चाहिए। ये शर्त है कि इस रेखा के समांतर एक कोई दूसरी रेखा इस त्रिभुज को अगर काटती है दो बिंदुओं पर, ठीक है, ये रेखा का नाम C, इसे D बोल दिया, इसे E बोल दिया। यदि BC समांतर किसकी होती है? DE की होती है। तो थेल्स भैया ने क्या कहा? थेल्स भैया ने कहा कि अगर BC समांतर D होगा, कोई एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होगी और वो दो बिंदुओं पर काट रही होगी, तो क्या होगा कि इनका जो अनुपात होगा AD बट्टा DB, AD बट्टा DB किसके बराबर होगा? AE बट्टा AC। ये बोला थेल्स भैया ने। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है और उसके एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा है और उसको दो बिंदुओं में काटती है, तो उनका जो आपस में जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। यही थेल्स का प्रमेय है। ठीक है, इसका बहुत ही उपयोग होगा और इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है, और इसके प्रूफ मैंने करा रखा है अलग से वीडियो बनाकर, जिसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये है प्रमेय 6.1। अब आते हैं प्रमेय 6.2 में। यह है प्रमेय 6.2। ये क्या कहती है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अब इसका उल्टा होता है 6.2, मतलब अगर ये है तो ये होगा, ये होता है 6.2। ठीक है, 6.1 क्या होता है? अगर समांतर है तो ये होगा, और 6.2 क्या कहती है? अभी हमें पता नहीं है, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E। ठीक है, ये चीज़ें अगर हमारे पास, यदि ये त्रिभुज है, इसने दो बिंदुओं पे काटा है इस भुजा ने, हमारे पास ये दे रखा है कि यदि AD बट्टा DB किसके बराबर हो? AE बट्टा AC। अगर इनके अनुपात आपस में बराबर हैं तो क्या होगा कि ये जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगी? समानांतर होंगी। ठीक है, तो ये होता है 6.2, बिल्कुल 6.1 के उल्टा। मतलब अगर ये है तो ये होगा, और ये है तो ये होगा, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये है तो ये है, ये है तो ये है। ये है प्रमेय 6.1 और 6.2, जिनकी प्रूफ एग्जाम में आ सकते हैं। 6.1 का तो आता ही आता है, तो वो तो ज़रूर करना, भले 6.2 करो या ना करो, 6.1 का प्रूफ ज़रूर करना, और वो मैंने पहले करा रखा है, लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और 6.1 तो मैंने पहले ही करा रखा है प्रश्नावली। ठीक है, और इनकी जो उदाहरण है दिख रहे हैं ना आपको, इन उदाहरण की मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, तो वो बाद में आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अब आते हैं प्रश्नावली 6.2 में। बहुत ही सरल क्वेश्चन है,
और ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1 नंबर में लगभग हर साल पूछा ही जाता है। कह रहे आकृति 6.17 में, ये 6.17 है ना, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, इसमें भी DE समांतर है BC के। तो पहले वाले में आपको EC का मान निकालना है और दूसरे वाले में आपको AD का मान निकालना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, त्रिभुज हमारे पास ये है, यहाँ दे रखा है हमें A D E, ये B ये C। हमें ये दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, फिर ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और हमें EC का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है हमें? दिया हुआ है हमें कि DE समांतर किसके हैं? BC के। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें EC का मान ज्ञात करना है। देखो, DE समांतर है BC के किसी त्रिभुज में। अगर एक भुजा दूसरे के समांतर होती है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः, ये चौकी करके लिखो, चूँकि DE समांतर BC के हैं, अतः थेल्स के प्रमेय अनुसार थेल्स का प्रमेय क्या कहती है? AD बट्टा DB किसके बराबर होगा? AE बट्टा EC। ठीक है, अब हम मान रखेंगे। AD का मान कितना है? 1.5। DB का मान कितना है? 3। AE का मान 1 है और EC का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो दशमलव हटाएं, दशमलव के पीछे कितने अंक है? 1, तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 1/2, इधर है 1/EC। तिरछे गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही रहता है। EC एकम EC, 2 एकम 2, तो EC का मान कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया हमारा आराम से। सेकंड पार्ट में आ जाओ। यहाँ हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। यहाँ हमें AD का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें ये दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमें पहले ही बोल रखा है कि DE, ये जो भुजा है, इस भुजा के क्या है? समांतर है। जैसे ही त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा होती है तो हम कौन सा नियम अप्लाई करते हैं? प्रमेय 6.1 अप्लाई करते हैं, यानी कि थेल्स का प्रमेय अप्लाई करते हैं। अतः थेल्स प्रमेय अनुसार ठीक है, थेल्स का प्रमेय लगाएंगे तो क्या कहते हैं थेल्स का प्रमेय? AD बट्टा DB किसके बराबर होगा? AE बट्टा EC। ठीक है, अब इसमें मान रख दो सारे। AD का मान हमें निकालना है, यहाँ AD। DB का मान कितना है? 7.2। AE का मान हमारे पास कितना है? 1.8, और EC का मान कितना है? 5.4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, AD का मान निकालना है, तिरछे गुणा होगी। देखो यहाँ AD है, ये बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दशमलव हटाना है ना आपको, इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव है, इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। या फिर आपको मैं एक नियम सिखाता हूँ। देखो इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे एक लिखेंगे, कितने अंक है दशमलव के बाद 1, तो 1 0 पड़ेगा। जब नीचे ऊपर से हटाओगे तो नीचे बढ़ाना होते हैं। अब नीचे से हटाया, दशमलव हटाते ही यहाँ से 1 लिखा, कितने अंक हैं 1, 1 0 बढ़ा, तो 10 से 10 कट गया। अब काटो, 18 1 कम 18, 18 3 54, ठीक है। अब 3 से भाग दोगे, 7.2 1 कम 7.2 बट्टे में 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, दशमलव लग गया, 3 चौके 12, तो एडी का मान कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बन गया क्वेश्चन आराम से। तो पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरीके का प्रॉब्लम है। कह रहे किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है। देखो, अगर कोई त्रिभुज में एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर तभी होगा जब उनका जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा, है कि नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, तो हमारे पास एक बिंदु, एक त्रिभुज बोला है कि पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू पे बिंदु हमारा ई स्थित है कहीं पर, और पी आर पे हमारा एक बिंदु एफ स्थित है। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। हमसे पूछ रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में क्या ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है। ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है। तो ये समांतर तभी होगा जब इनका जो अनुपात है वो आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब पी ई बट्टा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बट्टा एफ आर। और इस क्वेश्चन में पहले ही मान दे रखे हैं, है ना, ऐसे लिख देना, दिया है। क्या दिया है, देखो हमें पी ई ये दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, हमें ई क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हमें पी एफ दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, और हमें एफ आर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान हमें दे रखे हैं, इन सभी मानों को हम यहाँ रख देंगे। तो पी कितना है, देखो 3.9, ई क्यू कितना है 3, पी एफ कितना है 3.6, और एफ आर कितना है 2.4। 3 1 कम 3, 3 3 9। देखो दशमलव एक स्थान के बाद इधर भी है, दशमलव एक स्थान के बाद इधर भी, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अभी एक करके दिखाई दे कैसे हटाते हैं। 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है, इधर है 1.3, 3.2 को भाग दो, ये 3/2 है ना, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो इधर 1.3 है, इधर 1.5 है, बराबर नहीं है। तो आप लिखोगे चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से आपको पार्ट 2 पार्ट 3 भी करना है। पार्ट 2 में आ जाओ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट मान रखूँगा, ये पार्ट 2 है।
फिर से वही पूछा है, ई एफ समांतर क्यू आर है नहीं, जब अब की बार हमारे मान बदलते हैं, बस क्वेश्चन वही है, बस इनके मान बदल दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। तो देखो समांतर तभी होगा जब यहाँ से यहाँ तक वही लिखोगे, क्वेश्चन में ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, और जो दिया हुआ है वो लिख देना, उसके बाद हम मान रखेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, पी बट्टे ई क्यू, पी एफ बट्टे एफ आर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें जो पी दे रखा है वो 4 दे रखा है, क्यू ई या ई क्यू एक ही बात होती है, वो हमें दे रखा है 4.5, पी एफ हमें दे रखा है 8 और एफ आर हमें दे रखा है 2.4। ठीक है, अब देखो ये दशमलव हटेगा, कितने अंक हैं यहाँ पर, एक 0 बढ़ेगा, दशमलव हटेगा, कितने अंक हैं, एक, ऊपर 1 0 बढ़ेगा, काटो, 5 9 45, 5 8 40। ठीक है, किससे कटेगा ये, 24 है, 4 से काट सकते हैं, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 0, और कटेगा, ये है आपका 2 3 6, 2 धाई, इधर है 8/9 और इधर है 10/3, बराबर है, नहीं है, तो आप फिर से वही लिखेंगे, चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो द्वितीय प्रश्न भी हो गया। अब ये जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ना, इम्पॉर्टेंट है। इस थर्ड पार्ट को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। क्या 2 तरीकों से कर सकते हैं, केस 1 केस 2। ठीक है, सो दोनों तरीकों में सिखाऊंगी या कोई एक तरीका सिखाऊं, क्या कहते हो? तो मैं चाहता हूँ मेरे पास जितना भी नॉलेज हो ना, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आप भी याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, सुना है ना आपने। ठीक है, सो इधर मैं पहला तरीका लिखता हूँ, प्रथम विधि, और इधर मैं बनाऊंगा द्वितीय विधि। दोनों विधि सही है, जो आपको एग्जाम में अच्छा लगे उसका आप उपयोग करना। ठीक है, पहले वाला ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा क्या था, पी क्यू आर था और यहाँ पर ई था, यहाँ एफ था। ठीक है, वो क्वेश्चन वही है, 2 तरीके हैं हमारे पास, इधर भी वही बनाता हूँ। देखो पहले विधि से हम किस तरीके से करते हैं और दूसरी विधि से किस तरीके से करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन पी क्यू हमें दे रखा है पूरा पी क्यू हमें कितना दे रखा है, पी क्यू हमें दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। फिर हमें दे रखा है पी आर 2.5 सेंटीमीटर। फिर हमें दे रखा है पी ई 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ ये दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि ये समांतर इसके है या नहीं है। समांतर तभी होगा जब इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो सब कुछ वही लिखना है कि ई एफ समांतर क्यू आर के तभी होगा जब पी ई बट्टे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बट्टे एफ आर। लिख दोगे तो फिर आगे क्या लिखना है उसके बाद, चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर। देखो पी ई आपको नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, पी ई नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप पी का मान निकाल सकते हो। जब पूरे में से इतना मान घटा दोगे तो पी बचेगा। तो पूरा क्या है, पी क्यू में से कितना घटाना है, ई क्यू, ये तो ई क्यू है। और इसी तरीके से पी एफ का मान कैसे निकाल सकते हैं, जब पूरे में से इतना घटा दोगे, है ना। तो
तो पी आर में से हमें एफ आर घटाना पड़ेगा, नीचे एफ आर है। अब मान रखो पी क्यू का मान है 1.28, ठीक है, पी क्यू का मान है 1.28 और फिर पी क्यू में से ई क्यू घटाना है। इस क्वेश्चन में ई क्यू दे रखा है हमें, ई क्यू दे रखा है क्या? ई क्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ई क्यू नहीं दिया हुआ है, ये बड़ी बात हो गई। तो जो मैं सोच रहा था वो नियम यहाँ नहीं लगेगा, तो द्वितीय नियम ही लगाना पड़ेगा, द्वितीय विधि लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये मान नहीं दे रखा है, हमें पी क्यू का मान दे रखा है, ठीक है, फिर पी आर का मान दे रखा है, ठीक है, फिर पी ई का मान दे रखा है, इतना मान दे रखा है, ठीक है, पी ई का मान दे रखा है और फिर पी एफ का मान दे रखा है। मान तो सारे दे रखे थे, तो इतना कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा था? ठीक है, तो देखो लगाते हैं हम। देखो प्रथम विधि क्या है, ये द्वितीय विधि थी हमारे पास, ठीक है। प्रथम विधि में अब बताता हूँ, अगर ये सरल विधि होगी, इसी फॉलो करना आप। अगर विधि मतलब क्या होता है कि अगर या यदि, अगर ई एफ समांतर क्यू आर है ना, तो ये भी हो सकता है कि पी बट्टा पी क्यू बराबर किसके होता है? पी एफ बट्टा पी आर। मतलब इतना बट्टा पूरा, इतना बट्टा पूरा, अगर ये बराबर है, इनका अनुपात अगर बराबर है तो वो समांतर होगा। तो क्वेश्चन में देखो पी कितना दे रखा है हमें, पी दे रखा है 0.18 और पी क्यू दे रखा है हमें 1.28, पी एफ दे रखा है हमें 0.36 और पी आर दे रखा है हमें 2.56। यहाँ भी 2 स्थान के बाद इधर भी 0.6 हट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो इधर है 18/128, इधर भी 18/128। तो लिखेंगे चूँकि पी एफ बट्टा पी क्यू बराबर है पी एफ बट्टा पी आर, ठीक है ना, अतः ई एफ समांतर किसके होगा? क्यू आर के। ये विधि थी, ये द्वितीय विधि थी। अब इस क्वेश्चन को हम पहले विधि से भी कर सकते हैं। कैसे? इसमें आपको ई क्यू निकालना है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, हमें ये मान दे रखा है ना, तो ये मान नहीं पता है, तो जैसा काम हम यहाँ कर रहे थे वो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें देखो पी हमें कितना दे रखा है? 0.18 और आपको ई क्यू निकालना है। ई क्यू कैसे निकलेगा? जब पूरे में से ये घटाओगे, पूरा क्या है? पी क्यू माइनस पी ई। फिर देखो पी एफ है, पी एफ का मान हमें पहले ही दे रखा है 0.36 और फिर एफ आर का मान निकालना है। तो एफ आर का मान कैसे निकलेगा? पूरे में से जब पी एफ घटाओगे, पूरे में से क्या घटाएंगे? पी एफ। तो पी क्यू कितना था हमारे पास? 1.28 माइनस पी ई कितना था हमारे पास? 0.18। पी आर हमारे पास कितना था? पी आर 2.56 और पी एफ हमारे पास कितना है? 0.36। ठीक है, अब इसको जब सरल करो तो दोनों तरफ बराबर आएगा, और जब दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये समांतर हो जाएगा। तो ये दूसरी विधि थी, वो पहली विधि थी। तो दूसरी विधि ज़्यादा आसान है ना। तो आप एग्जाम में दूसरी विधि को लिखना, उसी से करना तो फटाफट छूट जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है,
और इम्पॉर्टेंट कैसे, अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में यही मेथड हमें अप्लाई करना है। कह रहे हैं हमारे पास आकृति 6.18 है, ये वाली हमारे पास आकृति है। क्या करना है हमें कि ये अगर हमारे पास एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है। ठीक है, हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए देखो ए एम बट्टा ए बी, ए एम बट्टा ए बी, जब भी ऐसा अनुपात दिया ना कि इतना बट्टा पूरा लेना है, तो जिस भी क्वेश्चन में इतना बट्टा पूरा लिया जाएगा, क्योंकि वास्तव में क्या होता है कि ए एम बट्टा एम बी होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि ए एम बट्टा ए बी और ए एन बट्टा ए डी, ये प्रूफ करना है हमें। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो मैं आपको नियम सिखाने जा रहा हूँ उसी को फॉलो करना है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए हम चित्र बना लेते हैं सबसे पहले एक बार रफ। ये थोड़ा रफ चित्र बनाया मैंने। ठीक है, चित्र तो आपको किताब में दिख ही रहा होगा। ये हमें क्या दिया है, प्रॉपर वे में लिखवा रहा हूँ। दिया है हमें सबसे पहले कि जो एल एम है वो समांतर है सी बी के, व जो एल एन है वो समांतर है सी डी के। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि जो ए एम है वो ए बी और जो ए एन है बट्टा ए डी या आपस में बराबर है। इसे सिद्ध करना है, ए एम बट्टा ए बी, ए एन बट्टा ए डी। ठीक है, जब भी थोड़ा बट्टा पूरा लिया जाएगा तो जो नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी का ही प्रयोग करना है। ठीक है, आ रहा समझ में? ओके, तो सबसे पहले देखो क्या करना है, आपको कंडीशन लेनी है जो कि एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी किस में बात हो रही है, इस त्रिभुज में बात हो रही है। ये भुजा इसके समांतर है, तो कौन से नियम लगाएंगे, थेल्स का प्रमेय, थेल्स के प्रमेय अनुसार। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, जब दो समांतर होते हैं तो ए एम बट्टा एम बी किसके बराबर होगा, ए एल बट्टा एल सी। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रूफ करना है तो नियम क्या होता है, अब क्या करना होता है, हमें व्युत्क्रम करना होता है। व्युत्क्रम करने पर मतलब, व्युत्क्रम का मतलब होता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिखना है। ठीक है, फिर क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, इधर भी एक जोड़ना है, इधर भी एक जोड़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर भी एक जोड़ा, इधर भी एक जोड़ा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो। लॉस ऑफ क्या जाएगा, ए एम एकम ए एम। इसकी गुणा इसके साथ किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वही रहता है, ए एम एकम ए एम। इधर भी वही लॉस ऑफ क्या जाएगा, ए एल एकम ए एल। इसकी गुणा इसके साथ एल सी, ए एल की गुणा एक्स के साथ ए एल। अब चित्र में देखो, एम बी प्लस ए एम क्या है, एम बी प्लस ए एम क्या है, ए बी। नीचे क्या है, ए एम। एल सी प्लस ए एल क्या है, एल सी प्लस ए एल क्या है, ए सी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी, नीचे है ए एल। ठीक है, इस ये हो गया। अब स्टार्टिंग में आपने एक बार व्युत्क्रम लिया था, दोबारा आपको व्युत्क्रम लेना है। ठीक है, आपको दोबारा क्या लेना है, व्युत्क्रम। फिर से लिखोगे व्युत्क्रम करने पर, एक बार शुरू में करते हैं और एक बार लास्ट में। तो यहाँ आ जाएगा ए एम
बट्टा ए बी ई एल बट्टा ए सी। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम फिर से वही काम करेंगे। ठीक है, फिर से वही क्या काम करेंगे, सेकंड कंडीशन लेंगे कि एल एन किसके समांतर है, सी डी के। एल एन किसके समांतर है, सी डी के। इस त्रिभुज में बात लगेगी, थेल्स का प्रमेय लगाएंगे, प्रमेय 6.1। तो क्या कहेगा, ई एन बट्टा एन डी किसके बराबर होगा, ई एल बट्टा एल सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि एल एन समांतर है सी डी के, अतः थेल्स के प्रमेय अनुसार या 6.1 के अनुसार, जो आपको सही लगे, तो क्या हो जाएगा, ए एन बट्टा एन डी बराबर ए एल बट्टा एल सी, है ना। ए एन बट्टा एन डी किसके बराबर होगा, ए एल बट्टा एल सी। फिर क्या करते हैं, एक बार व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम में क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। फिर क्या करना होता है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। इधर भी एक जोड़ना है, उधर भी एक जोड़ना है। ठीक, फिर हमें लॉसोपा लेना है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो। ए एन एक कम ए एन, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, ए एल, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। एन डी प्लस ए एन क्या है, देखो एन डी प्लस ए एन क्या है, ए डी। नीचे तो हमारा ए एन है। एल सी प्लस ए एल क्या है, एल सी प्लस ए एल क्या है, ए सी। ठीक है, हो गया। अब लास्ट में एक बार व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम लेने पर तो ये ए एन ऊपर आ जाएगा, ए डी नीचे, ए एल ऊपर आ जाएगा, ए सी नीचे। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 में देखो क्या दिख रहा है आपको, इधर भी ए सी बट्टा ए एल है, इधर भी ए सी बट्टा ए एल है। तो क्या कर देंगे, तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने का मतलब होता है ए एल बट्टा ए सी उधर भी है, एल बट्टा ए सी इधर भी है। तो ए एल बट्टा ए सी को हटा दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एन बट्टा ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए एम ए बी बट्टा ए एम। और आपको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको यही प्रूफ करना था, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको फिगर में, कह रहे आकृति 6.19 में डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। सिद्ध कीजिए बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई सिंबल वाला ही लग रहा है, किसके बराबर है, बी ई बट्टा ए सी, बी ई बट्टा ए सी। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस चित्र में ध्यानपूर्वक काम करना है हमें। एक बार हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर ये है।
यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी, यहाँ बी, एफ, ई, सी। ठीक है, ये चित्र हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है। सबसे पहले क्या दिया है हमें कि जो डी ई है वो समांतर है ए सी के। वो नेक्स्ट क्या दे रखा है, जो डी एफ है वो समांतर है ए ई के। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि जो बी एफ है बट्टा एफ ई वो बराबर है बी ई बट्टे ई सी के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखो, कब नॉर्मल लगाना है और कब वो एक वाला जोड़ना है, कैसे पता लगाते हैं। देखो, प्रूफ क्या करना है, बी एफ बट्टा एफ ई, मतलब बी एफ बट्टा बी ई तो नहीं बोला है ना। जब थोड़ा बट्टा पूरा बोलता है ना तो एक जोड़ने वाला उल्टा करने वाला रूल लगता है। जब नॉर्मल बोल रहे हैं बी एफ बट्टा एफ ई, मतलब नीचे ले रहे हैं, ऊपर बट्टा नीचे ले रहा है सिंपल में, तो सिंपल तरीके से हो जाता है। कोई व्युत्क्रम नहीं करना है, कोई एक फिक्स जोड़ना नहीं है। देखो कैसे होगा, चूंकि डी समांतर ए सी कहाँ है, ये डी दिख रहे हैं, ये समांतर इसके बोले हैं, तो इस त्रिभुज में बात होगी। ठीक है, इसलिए प्रमेय 6.1 के अनुसार या फिर थेल्स के प्रमेय के अनुसार क्या होगा, डी ई बोला है तो इस बिंदु पे और इस बिंदु पे बात होगी, है ना। डी ई बोला है ना, डी ई, तो क्या होगा, बी डी बट्टा डी ए, बी डी बट्टा डी ए किसके बराबर होगा, बी ई बट्टा ई सी। इक्वेशन नंबर 1। पुनः नेक्स्ट कंडीशन कि डी एफ समांतर है ए ई के, इसलिए थेल्स प्रमेय से देखो डी एफ समांतर बोला है ए ई के, तो इन दो बिंदुओं में बात होगी। ठीक है, तो लगाएंगे क्या होगा, बी डी बट्टे डी ए किसके बराबर होगा, बी एफ बट्टा एफ ई, बी डी बट्टा डी ए बराबर होगा बी एफ बट्टा एफ ई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या चीज़ दिख रही है आपको कॉमन, क्या चीज़ स्पेशल है, दोनों में है ना। क्या कर देंगे, कंपैरिजन, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। थोड़ा इंग्लिश झाड़ दिया हमने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तुलना कर देंगे, कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर जब ये और ये चीज़ बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि बी एफ अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा, बी एफ नहीं बी ई है, बी ई अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, 6 में। क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी हमने किया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर कौन से में आते हैं, 5वें में। कह रहे आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर क्यू ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर किसके होगा, क्यू आर के होगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। चित्र
को ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं है। और बाकी तो प्रमेय को भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या करना है। ये हम एक रफ फिगर बना रहे हैं। यहाँ P, ये Q, ये R, ये O, ये E, F और ये बिंदु D। ठीक है, दिया क्या है, हमें दिया हुआ है कि जो DE है वो समांतर है OQ के, वो DF समांतर है OR के। ये हमें दे रखा है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि EF समांतर QR के। ये हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर QR। कहाँ है EF? EF समांतर QR। तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसका मतलब अर्थात हमें सिद्ध करना है, क्योंकि आपको पता है किसी त्रिभुज में अगर कोई चीज़ समांतर है तो प्रमेय 6.1 के अनुसार हमें क्या लाना है कि हमें क्या सिद्ध करना है। अगर हम ये ला देते हैं, क्योंकि EF समांतर QR दिखाना है, तो अगर हम PE/EQ बराबर दिखाते हैं PF/FR तो बात बन जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। 6.1 और 6.2 बताया था मैंने स्टार्टिंग में, तो उसी को हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए देखो क्या करेंगे, हम इन कंडीशन का यूज़ करेंगे। चूँकि DE समांतर किसके हैं? OQ के, इसलिए 6.1 के अनुसार, यानी कि थेल्स के प्रमेय अनुसार, तो DE और OQ, DE ये DE है, ये OQ है, यानी कि ये चीज़ कहाँ दिख रही है आपको? इस त्रिभुज में। तो प्रमेय 6.1 लगाएंगे, और प्रमेय 6.1 क्या होगी? PE/EQ बराबर होगा PD/DO। PE/EQ बराबर होगा PD/DO। समीकरण 1। पुनः दूसरा कंडीशन हमें क्या दे रखा है कि DF समांतर OR है। DF समांतर किसके हैं? OR के। किस में बात होगी? इस वाले त्रिभुज में। पर मैं 6.1 क्या कहेगा? PD/DO किसके बराबर होगा? PF/FR, क्योंकि D ये यहाँ पे आके लग रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो PD/DO किसके बराबर होगा? PF/FR। PD/DO PF/FR। देखो क्या दिख रहा है, दोनों की तुलना करनी पड़ेगी ना। इधर भी PD/DO है, इधर भी PD/DO है, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो इससे ये कैंसिल, ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमें यही लाना था ना। इसका मतलब है ये तभी संभव है जब ये चीज़ बराबर होगी। इसका कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। अर्थात ये जब आपने दिखा दिया है, अर्थात EF समांतर QR के, यहाँ आप लिख सकते हो 6.2 के अनुसार, कि जब अनुपात बराबर होंगे तो वो तभी संभव है जब ये आपस में समांतर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा आराम से। क्वेश्चन नंबर 5,